वेलकम स्टूडेंट्स, मैं शिप्रा मिश्रा आपके फर्स्ट पेपर फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन में उसकी फर्स्ट यूनिट नेचर ऑफ एजुकेशन एंड स्कोप ऑफ एजुकेशन पर अपना लेक्चर प्रस्तुत करूंगी। जैसा कि आपको पहले भी मैंने जो फर्स्ट बनाया था वीडियो, उसमें आपको शिक्षा की परिभाषा और थोड़ा बहुत नेचर ऑफ एजुकेशन के बारे में समझाया था। आज हम नेचर ऑफ एजुकेशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। शिक्षा की प्रकृति। शिक्षा एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। एजुकेशन इज़ अ लाइफ लॉन्ग कंटिन्यूअस प्रोसेस। इससे क्या पता चलता है कि हम विद्यालय में या जन्म से लेके मरण तक जो कुछ भी सीखते हैं, अपने आसपास के वातावरण से, जीव जंतुओं से कुछ अनुभव ग्रहण करते हैं, वह सब कुछ शिक्षा है। यानी बालक एक नवजात शिशु के रूप में जन्म लेता है और जब तक मृत्यु को नहीं प्राप्त होता कुछ न कुछ सीखता रहता है। तो जीवन के इन अनुभवों को सीखना ही शिक्षा है। इसीलिए ये कहा जा सकता है कि जीवन ही शिक्षा है और शिक्षा ही जीवन है। सेकेंड पॉइंट, एजुकेशन इज़ अ सोशल प्रोसेस। यानी शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। समाज के बिना तो वैसे भी कोई भी प्रक्रिया संचालित नहीं हो सकती। हम समाज में रहते हैं और जिस समाज में रहते हैं उसी समाज के आसपास के वातावरण के साथ हमारा एक हमेशा कोऑर्डिनेशन होता है, और जो शिक्षा हम उस समय अपने वातावरण से सीखते हैं वो सब कुछ हमारे समाज के द्वारा या समाज के ऊपर निर्भर करता है। तो समाज का जो अस्तित्व है वो शिक्षा के अस्तित्व पर ही निर्भर करता है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वह समाज का एक अंग भी है। अतः शिक्षा का कार्य क्या है कि वो उसका व्यक्तिगत विकास ही नहीं बल्कि उसका सामाजिक विकास भी करे। नेक्स्ट है, एजुकेशन इज़ अ बाईपोलर प्रोसेस। अब यहाँ बाईपोलर प्रोसेस जो है वो एडम्स ने दिया है और वो कह रहे हैं शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। यानी इसके एक पोल पे टू पोल हैं, एक पोल पे स्टूडेंट है और एक पोल पे टीचर है। तो जो टीचर है उसका व्यक्तित्व है, उसका सीधा प्रभाव उसके स्टूडेंट्स पर है। यानी कि एक के व्यवहार का दूसरे के व्यवहार में परिवर्तन, जिसमें एडम्स का अपना एक स्टेटमेंट है कि वो कहते हैं शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्तित्व अपने प्रभाव और ज्ञान के विभिन्न अंगों द्वारा दूसरे व्यक्तित्व के व्यवहार में परिवर्तन करता है। तो इसमें दो बातें हो गई, एक तो शिक्षक के व्यक्तित्व का बालक के व्यक्तित्व पर प्रत्यक्ष प्रभाव और दूसरा ज्ञान के विभिन्न रूपों का प्रयोग। नेक्स्ट है, एजुकेशन इज़ अ ट्राइपोलर प्रोसेस। यानी शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। ये कॉन्सेप्ट आपका DB महोदय ने दिया और वो कहते हैं कि ट्राइपोलर में एक तरफ शिक्षक है, दूसरा बालक है और तीसरा पोल क्या है, उसका करिकुलम। तो शिक्षक और बालक के साथ साथ पाठ्यक्रम भी उसका एक महत्वपूर्ण पार्ट है। और ये पाठ्यक्रम का अर्थ केवल कोई पुस्तकीय ज्ञान से ही नहीं है, उसके विचारों से, भावनाओं से, अनुभवों से, जो कि उस बालक का सर्वांगीण विकास करने में और समाज का हित करने में सहायक है। इसके अतिरिक्त ड्यूवी ने शिक्षा के प्रक्रिया के दो प्रमुख पक्ष और भी माने हैं कि एक है साइकोलॉजिकल और दूसरा है सोशल, क्योंकि उनका सामाजिक पक्ष पर विशेष बल है। वो कहते हैं कि जो सामाजिक कुशलता है, सोशल इफिशिएंसी है, वो विकसित हो सके तो ये इस समाज के उसमें ही विकसित हो सकती है ताकि वो समाज के सक्रिय और जागरूक सदस्य बने। इसीलिए इस पाठ्यक्रम ही जो है वो बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, क्योंकि वो शिक्षक और बालक दोनों को मिलाता है। इसलिए इसको ट्राइपोलर प्रोसेस भी कहा गया। नेक्स्ट है, एजुकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब है कि विकास की प्रक्रिया है। यानी कि अगर हम मनोविज्ञान के उसमें देखें, परिप्रेक्ष्य में देखें, तो विकास की कई अवस्थाएं होती हैं जो कि बालक के आगे विकास करने के जैसे जैसे बढ़ता है उसकी कई एक चीज़ें सामने आती हैं। और हर विकास की अवस्था में तो जो वो विकास है, जो उसका डेवलपमेंट प्रोसेस है,
वो समय के साथ आगे बढ़ता रहता है। तो सामाजिक वातावरण में बालक की कुछ इन शक्तियों का विकास होता है और वातावरण में रह के बालक और भी अन्य क्रियाएं करता है, उससे नए नए अनुभव भी होते हैं जिससे वह अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। इसीलिए शिक्षा को विकास की प्रक्रिया भी कहा गया है। नेक्स्ट है एजुकेशन एज अ साइंस एंड आर्ट, यानी शिक्षा को विज्ञान के रूप में भी माना गया है और शिक्षा को कला भी कहा गया है। अब इसको सबसे पहले हम ये मान लें कि विज्ञान की क्या क्या विशेषताएं हैं। विज्ञान क्या करता है? विज्ञान हमेशा ऑब्जर्वेशन की बात मानता है, निरीक्षण की बात करता है, एक्सपेरिमेंट की बात करता है, तब जो सत्य है तब उसको स्वीकार करता है। तो जो ये शिक्षा है और जो हमारा आर्ट है यानी कला है, कला क्या है? कला एक तरह से उसकी व्यवहारिक कुशलता है, उसका उद्देश्य रचना करना, निर्माण करना, सृजन करना, है ना। तो जो शिक्षा है उसमें दोनों चीज़ें आ जाती हैं, यानी कि विज्ञान से नियम और सिद्धांत जैसी चीज़ें भी मिलती हैं और साथ में शिक्षा जो है वो कहीं ना कहीं उसमें स्किल डेवलपमेंट भी करती है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो शिक्षा है वो न केवल प्योर विज्ञान है, ना ही केवल प्योर आर्ट है, क्योंकि शिक्षा में पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियाँ और भी बहुत सारी शैक्षिक कार्यविधियों के लिए वैज्ञानिक नियमों, सिद्धांतों का आश्रय लिया जाता है और उन्हें कलात्मक ढंग से व्यवहार में प्रयोग में लाया जाता है। तो शिक्षा जो है वो हमारी कला भी है और विज्ञान भी है। अब बात करते हैं फैक्टर्स ऑफ एजुकेशन, या शिक्षा के प्रमुख कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहली बात एजुकेटर यानी कि शिक्षक, शिक्षा प्रक्रिया का महत्वपूर्ण पार्ट है। और तो सबसे बड़ी बात तो ये कि जो संकुचित शिक्षा है, नैरोवर माइंड में अगर हम शिक्षा की बात करें तो वो उसमें आपका फिक्स रहता है करिकुलम, टाइम और क्या कहते हैं आपका शिक्षण विधियाँ। तो इस तरह जो सारी चीज़ें हैं वो एक व्यक्ति विशेष को ही शिक्षक उसमें कहा जाएगा कि मतलब जो उसका ज्ञान रखता है, एक्सपर्ट है, वो आपको उसकी शिक्षा देगा। और आप जब विद्यालय में आते हैं तो टीचर आपको, चाहे वो कोई भी टाइम रहा हो, प्राचीन काल रहा हो, लेकिन जब पहले का टाइम था, वैदिक टाइम था, तो शिक्षा का प्रमुख केंद्र जो था वो टीचर था। और जैसे जैसे समय आज के समय में क्या है, अब जो है चाइल्ड ओरिएंटेड शिक्षा है, यानी कि शिक्षक प्रमुख बिंदु न होकर इस समय बालक केंद्र बिंदु होता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट। तो स्टूडेंट भी शिक्षा प्रक्रिया का आवश्यक अंग है। इसमें आपका शिक्षा का केंद्र शिक्षक न होकर विद्यार्थी होता है। और इसमें आधुनिक युग जो है मनोविज्ञान का युग है, जिसने ये प्रूफ कर दिया है कि बिना समझे, यानी कि उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रख के शिक्षा देने की आवश्यकता है, अन्यथा वो शिक्षा व्यर्थ हो जाएगी, उसका कोई महत्व नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका पाठ्यक्रम, ये इसका तीसरा पार्ट है। और पाठ्यक्रम अध्ययन भी एक सिस्टमैटिक तरीके से चलता है और विद्यार्थी उसको जो भी चीज़ें होती हैं उनको धीरे धीरे पढ़ता है अपना। तो और बालक, यानी कि जो एक बालक है वो विद्यालय में, चाहे वो प्रयोगशाला में जाए, चाहे वो कलात्मक ढंग से कुछ मंच पे कोई प्रस्तुतिकरण करे, या वो पुस्तकालय में जाए, तो इस सब में वो कहीं ना कहीं उस पाठ्यक्रम को पढ़ता है। और हर टाइम में, चाहे वो मध्यकाल रहा हो, चाहे वो कोई भी टाइम पीरियड रहा हो, उसके पाठ्य पुस्तकों का विशेष महत्व रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका टीचिंग मेथड्स एंड टीचिंग मटेरियल। अब आपका किस विधि से शिक्षक ज्ञान दे रहा है, वो कौन सी विधियाँ यूज़ कर रहा है, वो लेक्चर मेथड दे रहा है, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड यूज़ कर रहा है कि वो डिमॉन्स्ट्रेशन कम लेक्चर मेथड दे रहा है। तो वो जो भी अपनी विधियों से अपनी टीचिंग को क्या बना रहा है, प्रभावपूर्ण बनाने की कोशिश कर रहा है। तो ये जानना भी बहुत आवश्यक है कि विद्यार्थी को अधिगम के लिए कैसे प्रेरित किया जाए, मतलब उसकी इंटरेस्ट को कैसे जागृत किया जाए। तो वो डिफरेंट टाइप की अपनी टीचिंग मेथड या स्ट्रेटजी यूज़ करता है और विभिन्न प्रकार के शिक्षण सामग्री को यूज़ करता है, जिससे कि वो अपनी टीचिंग को और शिक्षण सामग्री को यूज़ करके उसकी टीचिंग इफ़ेक्टिव बना सके। ठीक है। नेक्स्ट है आपका मेजरमेंट एंड एवेल्यूशन, यानी कि मापन एवं मूल्यांकन। मापन मूल्यांकन में हम क्या करते हैं कि मूल्यांकन की प्रक्रिया द्वारा शिक्षण को हम एक निश्चित उद्देश्य की तरफ बढ़ाते हैं और इसके द्वारा हमें उन उद्देश्यों को प्राप्ति कहाँ तक हुई,
हमने जो भी बच्चों को अधिगम या उनको पाठ पढ़ाया या हमने उनको जो भी चीज़ें सिखाई हैं, तो हमें उनके व्यक्तित्व का मापन करना है कि उनके व्यवहार में क्या परिवर्तन आया। उनकी रुचि, अभिवृत्ति और उनके अभिव्यक्ति का हम अभिवृत्तियों का मापन करते हैं, जिससे कि हम उनको व्यावसायिक निर्देशन दे सकें कि उनके लिए कौन सा पाठ्यक्रम, कौन सा आगे चल के उन्हें क्या करना है, अपनी तरक्की कैसे करनी है। तो हम उन शैक्षिक उपलब्धियों का मापन, मूल्यांकन हम करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्राकृतिक पर्यावरण, फिजिकल एनवायरनमेंट। अब जो भी बच्चा कहीं भी पढ़ाई करता है तो उस शिक्षा परिस्थितियों पर उसके आसपास के वातावरण का पूरा प्रभाव पड़ता है। जैसे कि मान लो आप लोग पढ़ाई कर रहे हो और अगर बीच में लाइट चली जाती है, गर्मी का टाइम है, तो आप डिस्टर्ब हो जाओगे, या एकदम से कोई शोर होने लगता है आसपास, तो आपका ध्यान डाइवर्ट होता है। तो कुल मिला के आपका जो भी वातावरण है जहाँ आप अपनी अध्ययन कर रहे हो, वहाँ का वातावरण एकदम शुद्ध होना चाहिए, कोई प्रदूषण नहीं होना चाहिए, सुंदर सुरम्य होना चाहिए, ताकि आपका पढ़ाई में मन लग सके और आप अच्छे तरह से शिक्षा प्रक्रिया को कंप्लीट कर सकें। नेक्स्ट है आपका सोशल एनवायरनमेंट, सामाजिक पर्यावरण। अब बालक अपने समाज में ही सब चीज़ों से इंटरेक्ट होता है, उनकी आकांक्षाओं और मूल्यों और आदर्शों को कहीं ना कहीं अपनाता है। तो हमारे आसपास का जो भी वातावरण है, सामाजिक वातावरण है, वो भी बहुत सुंदर होना चाहिए, सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए, सहयोगपूर्ण होना चाहिए, ताकि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके। नेक्स्ट है आपका शिक्षा के आधार, बेसिस ऑफ एजुकेशन। इसमें आपके मुख्य 4 हैं आधार, जिसमें से फिलोसॉफिकल बेसिस, साइकोलॉजिकल बेसिस, साइंटिफिक बेसिस और सोशोलॉजिकल बेसिस। अब हम एक एक करके इनकी बात करते हैं। सबसे पहली बात है शिक्षा का दार्शनिक आधार, यानी फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन। इसमें हम क्या बात करते हैं कि दर्शन हमेशा से शिक्षा का एक प्रमुख फंडा रहा है, बेस रहा है, क्योंकि दर्शन के द्वारा ही हमें शिक्षा के उद्देश्य हैं, पाठ्यक्रम हैं और विद्यालय अनुशासन है, ये सब एक निश्चित रूप उनको मिलता है। जैसे कि कुछ लोगों ने, मतलब कुछ शिक्षाविदों ने अपनी स्टेटमेंट्स दिए हैं। जैसे जेंटाइल का एक है कि दर्शन की सहायता के बिना शिक्षा की प्रक्रिया सही मार्ग पर नहीं बढ़ सकती, क्योंकि दर्शन हमको कहीं ना कहीं उद्देश्य और पाठ्यक्रम जैसे चीज़ों के निर्धारण में सहायता करता है। इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट है आपका शिक्षा का मनोवैज्ञानिक आधार। तो मनोवैज्ञानिक आधार से सीधा अर्थ है कि हम शिक्षा देते समय इस बात पर बहुत ध्यान देते हैं कि हम बच्चों को उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा दें। और जैसे कि एक ड्रेवर ने स्टेटमेंट दिया है कि मनोविज्ञान एक महत्वपूर्ण तथ्य है, हम शिक्षा की समस्याओं को बिना मनोविज्ञान की सहायता से नहीं सुलझा सकते। इसका अर्थ है, मान लो कोई बच्चा पढ़ने में वीक है, समझ नहीं रहा है, या बहुत अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं उसके, तो हम क्या करेंगे, हम कहीं ना कहीं उस बच्चे की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे और उसके अनुसार उसको टीचिंग देने की कोशिश करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है आपका शिक्षा का वैज्ञानिक आधार। वैज्ञानिक आधार की अगर हम बात करें तो इसमें हमेशा, चूँकि विज्ञान में हमेशा अन्वेषण किया जाता है सत्य का, और जो कुछ वास्तविक है, जो कुछ अनुभवों से प्राप्त होके एकदम सटीक है, तो वही शिक्षा दी जाए। यानी वर्तमान युग में जाने कितनी विधियों को खोजा जा रहा है जिससे शिक्षण पद्धति को बहुत आकर्षक और रुचिकर बनाया जाए। और जैसे कि आजकल का ही टाइम है, तो कितने सारे स्कूल कॉलेज बंद होने की वजह से हम विज्ञान की सहायता से ही सब दृश्य श्रव्य सामग्री, ऑडियो विजुअल, वीडियो, ऑडियो, इनके द्वारा कहीं ना कहीं हम चीज़ों को इजी बनाने की कोशिश कर रहे हैं और शिक्षार्थी जो है अपने उन चीज़ों को समझ रहे हैं। तो जो ये मतलब उनके अंदर कहीं ना कहीं वैज्ञानिक अभिवृत्ति उत्पन्न करता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका शिक्षा का सामाजिक आधार, सोशोलॉजिकल बेसिस। सोशोलॉजिकल बेसिस की बात करें तो डीवी ने हमेशा एक बात कही है कि सामाजिक कुशलता, सोशल इफिशिएंसी, यानी कि सामाजिक कुशलता का अर्थ है कि बच्चे में उन सभी स्किल्स का डेवलपमेंट हो। यानी शिक्षा ऐसी हो जो उसको समाज के लिए भी हितकारी हो। मतलब ऐसा ना हो कि हम केवल मनोवैज्ञानिक आधार पर बच्चे की रुचियों पर, क्षमताओं पर ही ध्यान देते रहें और उसकी समाज में क्या आवश्यकता है इससे हमारा ध्यान हट जाए। क्योंकि सामाजिक आधार इसी बात पर बल देता है कि उन्हें कैसे कर्मठ और कैसे चरित्रवान और कैसे सामाजिक गुणों को विकसित किया जाए। नेक्स्ट है सोर्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के स्रोत। इसमें आपका फैमिली, स्कूल, सोसाइटी, स्टेट, ये सब पॉइंट्स आते हैं।
जैसे कि आप जानते हो कि सबसे पहला शिक्षा का केंद्र जो है वो आपकी फैमिली होती है, आपकी माँ होती हैं, जो उन्हें आपको सबसे सही शिक्षा देती हैं। फिर आप विद्यालय की तरफ आते हो तो वो दूसरा स्रोत होता है, जहाँ पे आपकी अपनी आवश्यकताओं के अनुसार आपको कहीं ना कहीं सारी शिक्षा प्राप्त होती है। फिर समाज जो है वो तीसरा स्रोत है, जो बालक अपने आसपास के वातावरण से चीज़ों को सीखता है और उसका सीधा प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है। और जो स्टेट है वो भी आपका एक फोर्थ स्रोत है, जो किसी न किसी रूप से आपको प्रभावित करता है। और राज्य ही जो है औपचारिक और अनौपचारिक और निरौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था करता है। नेक्स्ट है आपका स्कोप ऑफ एजुकेशन। इसमें आपके बहुत सारे क्षेत्र हैं, क्योंकि शिक्षा का संबंध जीवन से होता है। तो जीवन में जितनी भी हम क्रियाएं करते हैं, जो भी समस्याएं आती हैं और जो भी प्रॉब्लम्स का हम सॉल्यूशन निकालते हैं, तो वो हमें कहीं ना कहीं सब शिक्षा के इसी से मिल जाती हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है शिक्षा दर्शन। तो शिक्षा दर्शन के अंतर्गत हम ये मान के चलते हैं कि इसमें समस्त क्रियाएं और समस्याएं और विधियों का दार्शनिक दृष्टि से विचार करते हैं। और जो शैक्षिक समाजशास्त्र एजुकेशनल सोशोलॉजी है, उसमें हमारा मनुष्य का और समाज के साथ में क्या संबंध है, क्या कोऑर्डिनेट कर रहा है, समाज में कैसे चीज़ों को सीख रहा है और कैसे समाज और शिक्षा एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। तो ये एक तरह से समाजशास्त्रीय आधार उसको प्रदान करता है। फिर नेक्स्ट है आपका एजुकेशनल साइकोलॉजी, मनोविज्ञान। आज की शिक्षा आपको पता ही है बाल केंद्रित है। तो बालक की प्रकृति, उसकी बुद्धि, योग्यता, उसका इंटरेस्ट, उसका इमेजिनेशन, इन सब बातों को ध्यान में रख के शिक्षा देने की कोशिश की जाती है। नेक्स्ट है एजुकेशनल हिस्ट्री, शिक्षा का इतिहास। इतिहास हमेशा अपने आप से ना कोई वर्तमान से जोड़ने वाली कड़ी के रूप में होता है, कि जब हम कोई चीज़ जानना चाहते हैं कि इस पुराने समय में आदिकाल में क्या शिक्षा व्यवस्था थी, क्या स्वरूप था, कैसा पाठ्यक्रम था, तो हम इन सब चीज़ों का अध्ययन करते हैं। और अतीत में जो शिक्षा की समस्याएं आई, उनका समाधान कैसे हुआ, ये सब हमें शिक्षा के इतिहास द्वारा ही मिलता है। नेक्स्ट है आपका शैक्षिक समस्याएं, सोशोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। इसमें हम अध्ययन करते हैं कि समाज में जैसे मान लो मनुष्य रह रहा है, तो उसको जो भी समाज के साथ में चुनौतियां आ रही हैं और कोई समस्या आ रही है, वो अनुशासनहीनता की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, तो हम इन सब बातों पर इसमें गौर करते हैं और उन समस्याओं को सुलझाने को और उनका विश्लेषण करके समाधान खोजते हैं। नेक्स्ट है आपका शैक्षिक प्रशासन, सोशो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है, जैसे मान लो एक विद्यालय है, तो वो जब चलाया जाता है तो वहाँ पे सारी चीज़ें हम देखते हैं, समय सारणी, पाठ्यक्रम संबंधी क्रियाएं, प्रधानाचार्य का क्या है और क्या वेतन है, उन कैसे नियुक्तियाँ करनी हैं। तो ये सारी चीज़ों को हम, उनके पारस्परिक संबंधों को हम देखते हैं, ताकि हम बच्चे को आगे चल करके उसकी मूल्यांकन व्यवस्था भी कर सकें और उसको कहीं ना कहीं निर्देश भी कर सकें कि उसकी आगे चल के शिक्षा का स्तर कैसे अच्छा बनाया जा सकता है। फिर है आपका नेक्स्ट आर्ट एंड टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग, शिक्षण कला एवं तकनीकी। तो इसमें भी हम बहुत सारी विधियाँ यूज़ करते हैं जिससे कि विषय वस्तु को बहुत इंटरेस्टिंग बनाया जा सके, और भिन्न भिन्न प्रविधियों का उपयोग करते हैं। तो इन विधियों प्रविधियों के से हम शिक्षण को, कला को बहुत इफ़ेक्टिव बनाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है कंपैरेटिव स्टडी, तुलनात्मक शिक्षा। इसमें क्या होता है कि हर देश की अपनी शिक्षा व्यवस्था है, और हम विभिन्न देशों की शिक्षा व्यवस्था की अगर कहीं ना कोई तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो हम उन व्यवस्थाओं का अध्ययन करते हैं और उनके कमी और उनके गुण, क्या मेरिट डिमेरिट्स हैं, उनका हम मूल्यांकन करते हैं, जिससे कि शिक्षा व्यवस्था और अच्छी करी जा सके। ठीक है। लास्ट है आपका अध्ययन के विशिष्ट क्षेत्र, स्पेसिफिक एरिया ऑफ स्टडी। इसमें क्या होता है कि शिक्षा के जितने भी क्षेत्र हैं उसके अलावा भी, जैसे कि रिसर्च है, एक्शन रिसर्च है, निर्देशन है ना, बाल विकास और मनोविज्ञान है, तो हम उन चीज़ों का कहीं ना कहीं अध्ययन कर रहे होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अब हम फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं, डायरेक्ट एजुकेशन एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एजुकेशन वो होती है जो हम स्कूली एजुकेशन ले रहे हैं, जिसमें आप हमारे सामने बैठे हैं और हम आपको जो भी चीज़ें हैं आपकी, हम उनको तुरंत सॉल्व कर रहे हैं, आप प्रत्यक्ष संपर्क में हैं हमारे, और उसके व्यक्तित्व से प्रभावित होता है और बालक कुछ ना कुछ सीखता है। इनडायरेक्ट में क्या है
कि उन उद्देश्यों को लेकर नहीं दी जाती है, बल्कि मतलब इसमें पर्टिकुलर आप अप्रत्यक्ष रहते हैं और कहीं ना कहीं उन समाज और अन्य व्यक्तियों, मतलब कोई ज्ञान की चर्चा नहीं होती, कोई विचार नहीं व्यक्त करते हैं, लेकिन आप परोक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षा ग्रहण करते हैं। और इसमें कोई मेथड नहीं होता है, कोई प्लानिंग नहीं होती है। इसमें बालक अपनी इच्छानुसार अपना स्वतंत्र होता है और जो कुछ सीखता है वो पढ़ता है। फिर आपका नेक्स्ट है जनरल एंड स्पेसिफिक एजुकेशन, सामान्य शिक्षा, विशिष्ट शिक्षा। सामान्य शिक्षा जैसे कि लिबरल एजुकेशन है, तो उसमें क्या है कि जो कुछ भी हम व्यवसाय या उद्योग के लिए हर जीवन के हर क्षेत्र में विषय में हम सामान्य सी जानकारी देते हैं। और इसमें क्या रहता है कि सामान्यतः जो दृष्टिकोण होता है वो बहुत विशाल होता है। इसमें व्यवहार कुशलता भी आती है, व्यक्तित्व का विकास भी होता है, सामाजिक गुणों का विकास भी होता है। यानी कि ये एक जनरल एजुकेशन का सीधा सा मतलब है जो सामान्य रूप से जीवन के लिए तैयार करती हो। और विशिष्ट शिक्षा में क्या रहता है, एक तरीके की कोई स्पेसिफिक एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन, जो आपको किसी एक कार्य या व्यवसाय के लिए आपको तैयार करती है। फिर नेक्स्ट है आपका इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव। तो इंडिविजुअल जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें एक शिक्षक केवल एक बालक को पढ़ाएगा और उसकी केवल योग्यता, उसकी क्षमता, उसके पूरा ध्यान रखा जाएगा। और कलेक्टिव में क्या होता है कि सामूहिक में बहुत सारे बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाता है और उससे क्या होता है कि उनके अंदर सामाजिक गुणों का विकास भी होता है। फिर आपका लास्ट है औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा, फॉर्मल एजुकेशन एंड इनफॉर्मल एजुकेशन। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और ये बहुत क्वेश्चन से पूछा भी जाता है अक्सर। इसमें फॉर्मल एजुकेशन वो एजुकेशन है जिसमें आपको नियमित या नियमित या शारीरिक शिक्षा भी कह सकते हैं, जो योजनाबद्ध है, प्लानिंग है, उसके सब फिक्स हैं, करिकुलम फिक्स है, पर्पस फिक्स है, आप अपनी पढ़ाई करके ना एक डिग्री भी हासिल करते हो। तो यानी कुल मिला के इस शिक्षा में जो आप स्कूल में आते हो, स्कूलिंग है आपकी, विद्यालय में आते हो, तो ये सब शिक्षा कैसी है आपकी, औपचारिक है। अनौपचारिक शिक्षा में क्या होता है, ये आकस्मिक शिक्षा है या अनियमित शिक्षा है, जो आप कहीं भी कुछ भी सीखते रहते हो, आस पड़ोस में, पार्क में, कहीं भी उठते बैठते कुछ भी ज्ञान प्राप्त करते रहते हो। इसके कोई उद्देश्य निश्चित नहीं होते हैं और ना ही इसका पाठ्यक्रम निश्चित होता है, ना इसकी समय सारणी निश्चित होती है। और लास्ट वन आपका नॉन फॉर्मल एजुकेशन, निरौपचारिक शिक्षा। निरौपचारिक शिक्षा ये जो औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा है उन दोनों का एक तरह से कोऑर्डिनेट करती हुई शिक्षा है। इसमें दोनों के गुण पाए जाते हैं, लेकिन उतना फिक्स, उतनी रिजिडिटी नहीं होती है। जैसे कि एक जे मोहंते हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि निरौपचारिक शिक्षा है एक सुविधाजनक स्थान, समय और विद्यार्थियों के मानसिक स्तर और मनोवैज्ञानिक वृद्धि को ध्यान में रखकर प्रदान की जाती है। यानी कि अगर हम इसकी विशेषताएं देखें तो ये क्या होंगी कि ये शिक्षा जो है कोई भी सरकारी या गैर सरकारी संस्था इसको उपलब्ध कर सकती है और ये इसका जो उद्देश्य होता है वो ज्ञान की वृद्धि और कौशल दोनों ही होते हैं और ये स्वेच्छा के भाव से होती है। इस शिक्षा में कोई आयु बंधन नहीं होता, आप कभी भी पढ़ाई कर सकते हो, जैसे कि डिस्टेंस लर्निंग वाली एजुकेशन होती है। इस तरह से आपका ये चैप्टर अब यहीं पे कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।